चर्चा करेंगे रशिया वर्सेस यूक्रेन के युद्ध के बारे में। हालांकि ये युद्ध के बारे में चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। खास करके हमने की फोकस रखा है रशिया वर्सेस यूक्रेन के क्राइसिस को और इसमें से क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है और काफी सारे ऐसे छोटे बड़े क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलते शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मैक्सिमम लोगों की तरफ से, वो ये है कि रशिया में हमने शिपमेंट कर दिया है तो अब पेमेंट हम कैसे लें, क्योंकि काफी सारे लोगों ने काम किया हुआ है क्रेडिट पे, जहां पर उनको फंड्स जो है आने में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इस केस में इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि आप थर्ड कंट्री से पेमेंट ले। अपने बायर को आप ये बता सकते हो कि आप किसी और कंट्री में बैंक अकाउंट है तो वहां से आप फंड्स ले ले। या फिर जो है थर्ड पार्टी हो सकती है, राइट, कि किसी और पार्टी, भले ही उसका और कहीं एक्सेस ना हो अकाउंट्स वगैरह, लेकिन किसी और कंट्री में किसी और पार्टी से पैसा आप ले सकते हैं। और फाइनल अल्टीमेट ऑप्शन ये होता है कि अगर कुछ नहीं होता है तो आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज जो भी एक्टिवली अवेलेबल है, इजी एक्सेसिबल है आपके बायर्स के वहां पर, वो क्रिप्टो करेंसी से पैसा आप ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में फंड्स रिसीव करने में कोई गुनाह नहीं है, आपको उसका अप्रोप्रिएट टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन आपका ईबीआरसी क्लोज नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप क्रिप्टो में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फिर फंड्स मुझे नहीं मिल सकता या फिर मैं बायर के साथ एक्सेस खो दूंगा, तो अभी के लिए यू कैन एक्सेप्ट द फंड्स इन क्रिप्टो इमीडिएटली, और फिर आप उसको अपनी तरीके से जब बायर बायर सक्षम हो जाए और जब स्विफ्ट सारे एक्टिवेट हो जाए और बैंक से इजी एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाए फंड्स को इधर उधर ट्रांसफर करवाने के लिए, उस केस में आप जो है ये रशिया से फंड्स वापस ले सकते हैं। तो बेटर होगा फॉरेक्स मैनेजर से डिस्कशन कर ले, राइट, और आप जो है अपने बायर से डिस्कस कर ले, एंड यू कैन प्लान अबाउट विद द ऑप्शंस व्हिच आई हैव गिवन इन दिस। फर्दर जो है, राइट, हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि क्या हम रशिया में बिजनेस कर सकते हैं, या क्या हम ऐसे स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं जो रशिया या यूक्रेन में हम ट्रेड कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, अभी की तो ऐसी स्थिति है नहीं कि जहां पर आपको ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए रशिया या यूक्रेन से, लेकिन जैसे वॉर स्टॉप होता है तब आपका अपॉर्चुनिटी यहां पर खुल जाएगा। क्योंकि क्या है कि देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ऐसे तो नहीं है कि केवल हवा में है या शब्द का है। एक्चुअली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्या है? लोगों की नीड्स को पूरी करना ना, राइट। तो जहां पर जीव रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो उनकी एक अपनी जरूरियात है, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट्स है, उनको भी खाना पीना कपड़ा सब कुछ चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है कि उनके हाउस जो है वहां पर स्पॉइल हुए हैं, बहुत सारा डैमेज हुआ है, तो सिरामिक टाइल्स का रिक्वायरमेंट होगा, ग्रोसरीज का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत सारी चीजें होगी जहां पर लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है, वहां तक प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए। तो अभी हम क्या करें? आने वाले टाइम पे तो डेफिनेटली ये चीजें, अपॉर्चुनिटी तो आपके वहां पर खुलेगी। हालांकि पूरा विकास होने में काफी समय लगेगा, कोई ऑब्वियस ही बात है, युद्ध होता है तो कंट्रीज पीछे चले जाते हैं, लेकिन धीरे 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 उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए काफी बिजनेसेस आगे आते हैं। लेकिन अभी के लिए जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है इंपोर्ट्स, राइट। अभी के लिए आप ऐसे फोकस करिए कि आप रशिया और यूक्रेन से कुछ भी ले सकते हैं, राइट, वो आप लेने का कोशिश करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि वहां के लोगों को थोड़ा रोजगार मिल पाएगा, प्लस आपको जो प्रोडक्ट्स वहां से आप इंपोर्ट कर पाएंगे वो ज्यादा सस्ते इंपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट्स अभी करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो बेटर है आप अभी इंपोर्ट्स में फोकस करें वहां से, ठीक है। तो रशिया में से आप क्या मंगा सकते हैं? जैसे छोटे स्टार्टअप्स है, खास करके यहाँ पर क्वेश्चन कोड किया गया है कि $10,000 से कम, राइट। बड़े बड़े हम यहाँ पर ऑयल क्रूड्स की बात नहीं करेंगे जो सरकार के लेवल पे ज्यादा होती है या बड़े लोगों के लेवल पे ज्यादा होती है। यहां पर हम चर्चा करेंगे स्मॉल स्टार्टअप्स के लिए, तो खास करके सिल्क है, कारपेट्स है, खास करके आप लेस के प्रोडक्ट्स हो गए, कॉटन प्रोडक्ट्स हो गए, टेपेस्ट्राइज हो गया, फुटवेयर हो गया। इसके रिलेटेड मैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे आर्टिकल में डालूंगा, आप मेरा आर्टिकल यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में खास करके चेक कर लीजिएगा। यूक्रेन की बात आती है तो मेडिकल अप्लायंसेस के बारे में आप वहां पर सोच सकते हैं इंपोर्ट करने का, ऑयल सीड्स, राइट, कॉफी, आयरन, स्टील। स्टील तो ठीक है थोड़े बड़े लेवल पे होता है, लेकिन टी एंड स्पाइसेस में काम आप कर सकते हैं। तो
आप जो है वहां के जो लोग हैं उनकी स्पेशलिटी है, उनके स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, आप उनसे लेने का सोचे, और वो शायद आपको इतने डिस्काउंटेड रेट में आज की डेट में मिलेंगे जो शायद आपको इतने कम रेट पे नहीं मिलेंगे। उसको इंपोर्ट करके आप री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो या फिर अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज कर सकते हो, ये आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। सो थिंक अबाउट इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, दैट वुड बी द स्मार्ट मूव इन दिस एरा फर्दर, राइट। तो ये क्वेश्चन है, राइट, यूक्रेन का, कि यूक्रेन से हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यस, मैंने जैसे ये चीजें कवर की कि यूक्रेन से आप जो है टी, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, इसमें फोकस आप कर सकते हैं। फ्रूट्स भी एक प्रोडक्ट है, राइट, यूक्रेन के, उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया एक दे देता हूं इसमें एक और, कि आप डीजीएफटी के वेबसाइट में जाइए, ठीक है। डीजीएफटी में आपको मिलेगा, सॉरी मैं आपको करके ही बताता हूं, दैट वुड बी द बेटर वे टू टीच। तो ये देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट है dgft.gov.in। उसमें एक लर्न का टैब आपको मिलेगा, उसमें आपको जाना है ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स में। उसमें आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक एनुअल पे चले जाइए। यहां पर आप इंपोर्ट्स में आ जाइए, और वो है कमोडिटी, सॉरी दैट इज अ कंट्री वाइज ऑल कमोडिटीज, वहां पर आप क्लिक कर लीजिए। यहां पर आपको कंट्री चूज कर लेना है यूक्रेन, ठीक है। एचएस कोड आप फुल सिलेक्ट कर लीजिए, 8 डिजिट, सॉर्ट ऑन दी करंट ईयर, इस तरीके से आप रख सकते हैं। और टॉप 100 यहां पर ऑल भी आप जा सकते हैं, और सबमिट, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको रिपोर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। यहां पर आप ऑल प्रोडक्ट्स करेंगे तो और भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। खास करके अगर आप मेरा एक्सेल का सीरीज आप चेक करोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, जो हम फोकस कर सकते हैं। तो वो भी एनालिटिक्स मैंने सीखा हुआ है। तो हमारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और एक्सेल का सीरीज आप वहां से चेक कर सकते हो, इसमें डिटेल स्टडी करने के लिए। वैसे अभी तो इंपोर्ट्स जो है दैट वुड बी डिफिकल्ट, लेकिन जब भी वॉर स्टॉप होता है इंपोर्ट्स तुरंत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में इट माइट बी रिस्क कि पोर्ट क्लोज कब हो रहा है, ऑन कब हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट्स में यू आर वेरी सेफ। अगर आप सेफ टर्म में काम करते हो तो वहां की सरकारें भी फोकस करेगी कि हम एक्सपोर्ट्स करें, ठीक है, और वो हमारे लिए इंपोर्ट्स इजी चीपर हो सकता है शुरुआती ट्रेंड्स में, ठीक है। फर्दर ये काफी क्वेश्चन भी मुझे आया हुआ है कि यूक्रेन और रशिया वॉर इज डिफरेंट फ्रॉम महाभारत वॉर, यानी कि क्या ये महाभारत का युद्ध हुआ था ये सेम है रशिया और यूक्रेन से, या फिर अलग है, या अलग है तो कैसे है। इसके बारे में सोशल मीडिया में भी काफी चर्चा हुई, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर और महाभारत का वॉर में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। यहां पर मैं सिर्फ वॉर की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई यहां पर ऐसे शस्त्र ऐसे थे, यहां पर मैजिकल स्किल थी, यहां पर जो है हथियार ऐसे हैं, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन लड़ाई के पीछे का रीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। लड़ाई के पीछे का रीजन, महाभारत जो था उसके लड़ाई के रीजन का एक मेन उद्देश्य यह था कि वैराग्य धर्म का फैलावा करना था। किसका फैलावा करना था? वैराग्य धर्म, राइट। वैराग्य धर्म का मतलब क्या है कि जहां पर भगवान खुद गए थे और भगवान ने उनको, कौरवों को बोला था कि आप हमको छोटा सा जमीन दीजिए, राइट, और हमको इतना ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, छोटा सा आप एरिया हमको दे सकते हैं और वहां से हम अपना धर्म का फैलावा करेंगे, वैराग्य धर्म का। क्योंकि कृष्ण जी को पता था कि अगर छोटा सा भी एरिया हमको मिल गया तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोगों को प्रीच करेंगे, तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इंप्रूव कर सकते हैं। उनको लड़ाई बिल्कुल नहीं करना था, लेकिन जब उनको बताया गया कि भाई आपको एक सुई जितना प्लेस भी नहीं मिलेगा, तब जाके ये युद्ध करना पड़ा, राइट। और यहां पर जो है वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब यह है कि जहां पर चीजों को भोगने की तरीके से नहीं देखा जाता है। अब युधिष्ठिर अगर महाराज को आप समझते हो, जानते हो, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरीके का अपना डिसिप्लिनरी लाइफ जिया था, राइट, जहां पर कुछ चीजें भोगी नहीं थी, उनके पास सब कुछ था, महल था, सब कुछ था, राइट, लेकिन फिर भी
सारी चीजें उन्होंने ऑटोमेटिकली छोड़ी। आई विल से त्यागी नहीं, त्यागी इज रॉन्ग वर्ड फॉर इट, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जो है जब उन्होंने भगवान के साथ अपना संबंध ग्रो किया, जब मन मना मत भक्तो जो भगवत गीता में आपको बताया गया है, वैसे ही जो भौतिक चीजें हैं उनकी तरफ से आसक्ति कम होती जाती है, राइट। तो ये वैराग्य था, ये वैराग्य का इंपॉर्टेंस था जो भगवत गीता में बताया जाता है, उसके लिए ये युद्ध करना पड़ा था, राइट। तो अब आप चेक कर लिए कि रशिया और यूक्रेन, हालांकि उसमें काफी सारे प्रो पॉइंट्स है, राइट, जो जिसमें यूक्रेन सही साबित होता है, या काफी सारे ऐसे पॉइंट है जिसमें रशिया जो है आपको कोई सही साबित कर देगा, लेकिन यहां पर वैराग्य धर्म कहीं पर भी मिसिंग नहीं आ रहा है। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चीजें का एक्सपेक्टेशन है, किसी ना किसी चीजों को लेके, तो वैराग्य जो है वो सेंटर में नहीं है, राइट। इसलिए ये चीज डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट है फ्रॉम द महाभारत वॉर, और वो मेन कॉज डिफरेंस है, राइट, यहां पर जो मैंने आपको बताया। फर्दर जो है बिजनेस लोन्स के बारे में मुझे काफी लोग पूछते रहते हैं, और उसका क्वेश्चन ये है कि एक सीजीटी एमएससी में जो लोग अप्लाई करते हैं उनको ईसीजीसी क्यों अवेल नहीं होता है। आपको पता होगा कि ईसीजीसी जो है, राइट, वो एक क्रेडिट इंश्योरेंस है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और जब सीजीटी एमएससी की लोन में लोग अवेल करते हैं तो ईसीजीसी वो अवेल नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट में बता देता हूं ताकि जिसको क्लैरिटी ना हो उसको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए, फिर मैं आगे ये चीजें समझाता हूं। ये दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, ये cgtmsc.in का वेबसाइट है। यहां पर आप पॉइंट 12 में जब आप उसके एफएक्यू सेक्शन में जाएंगे तो उसमें है, वो मैं पढ़ देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। वेयर द क्रेडिट फैसिलिटीज आर कवर्ड अंडर ईसीजीसी, इज इट पॉसिबल टू अवेल गारंटी कवर टू द एक्सटेंट नॉट कवर्ड बाय ईसीजीसी अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब इसका आंसर है any credit facility in respect of which risks are additionally covered by government or by any general insurer or any other person or association of persons carrying on the business of insurance, guarantee or indemnity to the extent they are so covered is not eligible for credit guarantee cover of the trust। यानी कि दोस्तों आप पहले समझिए बेसिकली कि ईसीजीसी क्या है। ईसीजीसी ये है कि अगर बायर आपको पैसा नहीं देता है, ठीक है, तो सरकार आपको पैसा देता है, ये बेसिकली ईसीजीसी है। और सीजीटी एमएससी का पॉलिसी क्या है कि जहां पर आप एक्सपोर्ट्स करने के लिए आप बैंक से लोन अप्लाई करते हो क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, राइट। तो बैंक क्या कहता है कि आप कुछ सिक्योरिटी लाओ तो हम लोन देंगे। तो सीजीटी एमएससी के पास आप पहुंचते हो तो सीजीटी एमएससी आपकी बैंक को, जहां पर आपका अकाउंट है, तो आपकी बैंक को एक सीजीटी एमएससी ऐसा बताता है कि आप इनको लोन दो, और अगर ये पैसा नहीं देगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। यानी कि सरकार जो है वो आपकी गारंटर बन जाती है, एक प्रकार की एक कोलेटरल देती है, चाहे वो एसेट के फॉर्म में हो बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर बैंक को एक सिक्योरिटी मिल जाती है सरकार से कि ठीक है एक्सपोर्टर से पैसे नहीं भी आएंगे तो हमको सरकार पैसा दे देगा, तो इसके अंतर्गत बैंक आपको लोन देता है। आप समझ रहे हो बेसिकली ये चीज है। अब यहां पर दोनों जगह सरकारें इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आप यहां पर ईसीजीसी कवरेज भी ले लेते हो और सीजीटी एमएससी भी ले लेते हो, और अल्टीमेटली होता क्या है कि अगर आपको बाहर पैसा नहीं देता तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप ईसीजीसी से भी पैसा ले सकते हो, और बैंक का लोन जो है बैंक वाले भी सरकार से पैसा ले लेंगे क्योंकि आपकी गारंटी किसने दी है, सरकार ने दी है, ठीक है। तो उस केस में सरकार को डबल लॉस होगा, एक तो लॉस बायर का हो ही गया, राइट, दूसरा जो है बैंक वाले उनके एसेट भी ले जाएंगे सरकार के। तो ये सरकार कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, राइट। कोई 5 लाख का गुड्स का लॉस हुआ है उसके लिए सरकार 10 लाख क्यों भुगते, 5 लाख का लॉस है तो 5 लाख ले जाओ, ठीक है। तो या तो ईसीजीसी करो या सीजीटी एमएससी करो, मोटे तौर पे ये बेसिकली समझने की बात है यहां पर, जो बेसिकली मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं ये चीज को लेकर, इसलिए मैं ये चीज को क्लैरिटी यहां पर दे रहा हूं। फिर जो है फर्दर प्रश्न आता है वो ये है कि कौन भरेगा डैमरेज इन केस ऑफ एफओबी।
हमने गुड्स को शिपमेंट कर दिया है एफओबी में, और इसका डैमेज अब कौन भरेगा? देखिए दोस्तों, डैमेज तब लगता है जब आप गुड्स को शिप कर देते हो फॉरेन कंट्री में और वहां पर बायर उसको लेता नहीं है, ठीक है? तो एक स्पेसिफिक फ्री टाइम के बाद, इट कुड बी 2 days और इट कुड बी 5 days, डिपेंड ऑन पोर्ट टू पोर्ट। अब ये चीज जो है आप अपने सीएचए से कंफर्म कर सकते हैं, काफी शिपिंग लाइन के वेबसाइट में भी है कि कहाँ किस कंट्री में कितना डैमेज फ्री टाइम ड्यूरेशन है, आप अपने सीएचए से कंफर्म कर सकते हैं। तो ये डैमेज जो है ये भरना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी अपनी जगह पे अपना सामान फ्री में नहीं रखने देगा। तो पोर्ट्स पे सामान आपका पड़ा रहा है, उसका डैमेज आता है। अब आप थोड़ा इसको अपने डोमेस्टिक एंगल से देखें। आपने कुछ अमेजोन से ऑर्डर मंगवाया, ठीक है? अब अमेजोन पे ऑर्डर आपके घर पे आ रहा है। अब आप क्या कह रहे हो कि नहीं, मेरे को ये ऑर्डर नहीं चाहिए, और कैश ऑन डिलीवरी था, ठीक है? किसी कारणवश आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया। अब अमेजोन के बंदे ने वो ऑर्डर जो है वो वापस कर दिया, और वो कहां पर चला गया? सेलर के पास चला गया। तो उसका लॉस किसके माथे आएगा? उसका लॉस किसके माथे आएगा? सेलर के पास आएगा। वैसे ये ध्यान रखना है, चाहे कोई भी इनको टर्म्स हो, ऑब्वियसली एफओबी करने में ज्यादा बेटर है, लेकिन आप ये समझिए कि डैमेज की लायबिलिटी जो है वो तो अल्टीमेटली एक्सपोर्टर के ऊपर ही आती है। क्योंकि एफओबी का मतलब ये नहीं है कि एफओबी में बीएल जो है वो बायर को मिलेगा डायरेक्टली, नहीं। एफओबी में बीएल तो अल्टीमेटली एक्सपोर्टर के पास ही आता है, वो फॉरवर्ड करता है बायर को उसकी पेमेंट टर्म्स के हिसाब से। हालांकि एफओबी में आप जब चीजों में फाइट करते हो कि उन्होंने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए है, डीओ उन्होंने इश्यू नहीं किया हुआ है, राइट, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हो गया है, ऐसे केसेस में आप ये फाइट में स्ट्रांग हो सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस ऑफ एनओसी, जो मैंने 1 to 20 वीडियो सीरीज में भी आपको बताया हुआ है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु में इसकी और डिटेल चर्चा है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि आप अपने प्रिकॉशंस जो मैंने समझा है उस हिसाब से रखें। ऐसा शॉर्टकट मत सोचे कि यार एफओबी है, राइट, तो मुझे एनओसी भी नहीं करना पड़ेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज भी मैं नहीं करूंगा, डैमेज फ्री आराम से मैं हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। नो, यू हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग योर कार्गो टिल एंड, ठीक है? फिर आप जो है इसमें सेफली क्लियर हो सकते हैं व्हेन दे इश्यू द डिलीवरी ऑर्डर, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्दर क्वेश्चन ये है, इकोनॉमिक्स को लेके बेसिकली है, यस, हाउ टू स्टडी मार्केट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन डिमांड एंड सप्लाई आफ्टर वॉर। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं रशिया और यूक्रेन को स्टडी करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जब वॉर स्टॉप होगा तो प्रोडक्ट्स की जरूरत बहुत ज्यादा होगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप बेसिकली दोस्तों सोचिए कि जब हम इंडिया में रह रहे हैं तो बहुत सारे फैमिली अफ्रीका जाते हैं, आपके शायद फ्रेंड ग्रुप रिलेटिव में भी दूसरे कंट्री में लोग जाते हैं। खास करके वो ऐसी कंट्री होती है काफी सारी कि जो अंडर डेवलपिंग है, राइट? इंडिया से भी उनकी कंडीशन बदतर है। वहां पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर उनको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, कुछ भी बिजनेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन ज्यादा है, राइट? तो खास करके डोमेस्टिक बिजनेस, इफ एनीबडी वांट टू फोकस, तो डोमेस्टिकली रशिया एंड यूक्रेन वुड बी द की प्लेस टू स्टार्ट द डोमेस्टिक बिजनेस, राइट? और खास आप इंडियन ओरिजिन है और आपको डोमेस्टिक बिजनेस करना है रशिया और यूक्रेन में, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको सीखना पड़ेगा। और डिमांड एंड सप्लाई, अभी के लिए मैं आपको यह सजेस्ट कर सकता हूं कि रशियन स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करिए, रशियन और यूक्रेन का, ठीक है? वहां के स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करिए, कौन सा स्टॉक अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, वो कंपनी क्या सेल कर रही है, ये सारा स्टॉक मार्केट एनालिसिस से आपको आएगा। खास करके आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए, राइट? फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक आप सीखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे कि जहां पर आप डिमांड एंड सप्लाई का एनालिसिस कर सकते हो। ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं, डू द स्टॉक मार्केट एनालिसिस, लर्न द स्टॉक मार्केट एनालिसिस, खास करके फंडामेंटल एनालिसिस। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है एंड यू विल लर्न दिस ट्रिक फाइन टू स्टडी द मार्केट। फर्दर जो है वो है यूनिक सेलिंग पॉइंट को लेके, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ये कैसे हम करें? तो देखिए दोस्तों, यूएसपी में काफी लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और खास करके बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सप्लायर से यूएसपी पूछते हैं। चलो, सप्लायर से यूएसपी पूछना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब भी हम सप्लायर से यूएसपी पूछते हैं ना, तो वो हम छोटे खास करके एक्सपोर्टर है, स्टार्टअप एक्सपोर्टर, उनके लिए उतनी काम नहीं आती। जो बड़े एक्सपोर्टर है उसको वो काम आ सकती है, क्योंकि वो यूएसपी जो है अपनी इंडस्ट्री के को लेके करते हैं कि भाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, राइट, हम इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन करते हैं। अब आप तो मैन्युफैक्चरर हो नहीं,
राइट। तो वो जो यूएसपी बता रहा है वो उनके व्यू पॉइंट से बताएगा। अब उसने उतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है, यूनिट डाला हुआ, आप तो ट्रेडर हो, राइट, स्टार्टिंग में। तो आपको उनको ये पूछना है सप्लायर को कि मैं एज ए ट्रेडर इसका यूएसपी मेरे पास क्या होगा, राइट। तो उस तरीके का करिए। प्लस आप ये निकालिए, आप डेटा निकालिए कि ये एचएस कोड का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कौन कौन से एक्सपोर्टर कर रहे हैं, जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उनसे मिलिए, उनसे आप जानने का कोशिश करिए, या फिर उनसे परचेस करने का कोशिश करिए, उनसे परचेस रिक्वेस्ट डालिए। और उनके खास करके जो आप जैसे लेवल मर्चेंट एक्सपोर्टर सक्सेसफुल है मार्केट में, उनसे जानने का कोशिश करिए कि हाउ दे आर सेलिंग इट, ठीक है, वो यूएसपी क्या बता रहे हैं, इससे आपका करेक्ट यूएसपी निकलेगा। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर के वहां पर बैठ के यूएसपी डिस्कस करना बेकार है, टाइम वेस्ट है, राइट, क्योंकि वो अपनी तरीके से बताएंगे कि हाउ दे आर बेस्ट, लेकिन आप उस लेवल पे हो ही नहीं, तो वो सप्लायर से यूएसपी पूछने का कोई फायदा नहीं है, राइट। सो सेम लेवल के लोग हैं, उससे यूएसपी निकालने का कोशिश करें, तो आपका यहां पर अच्छा इनोवेशन होगा इस ट्रिक को लेके। फर्दर, कैन वी गिव अवर आईईसी कोड टू अदर्स फॉर शिपमेंट? देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो चुका है कि वो सप्लायर के पास गए और सप्लायर ने कहा कि देखो मेरे को तो एक बार के पास एडवांस आ चुका है मेरे को, और आप जो है अपने आईसीसी कोड से मुझे एक्सपोर्ट करने दो। आपने सोचा मेरा फर्म का तो एक्सपोर्ट हो रहा है, आपने सप्लायर को बता दिया कोई बात नहीं, ये मेरा आईसी कोड लीजिए और मेरा आईसी कोड से आप शिपमेंट करिए। सप्लायर ने आपका आईसी कोड लेके आपके फर्म नेम से शिपमेंट किया। फिर कुछ दिन बाद ये होता है कि आपको जो है बैंक की तरफ से ईमेल आना शुरू हो जाता है कि आपके पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए। अब सप्लायर को फोन करते हो तो आप सप्लायर को कहता है कि मेरे बाहर ने तो मुझको कब के एडवांस दे दिए। और फिर थोड़े टाइम के बाद जो है बैंक आपको एग्रेसिव आपके अगेंस्ट में स्टेप लेने लगता है कि आपका ईबीआरसी क्लोज नहीं हुआ है, आपका आरबीआई के पास जाएगा सारा मैटर। और फिर सप्लायर जो है आपका कॉल रिसीव करना बंद कर देता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, यहां पर आपका आईसी कोड का मिसयूज हो जाता है। देखिए दोस्तों, आपका आईसीसी कोड से कोई मिसयूज भी कर सकता है, कोई इलीगल चीजें भी भेज सकता है। तो पहले आप जानिए कि ये पर्सन है आपका नोन है, राइट, और एकदम आपको ट्रस्ट है, फिर ही आईसी कोड उसको शिपमेंट करने के लिए दीजिए। दूसरी बात यह है कि आप ये ध्यान रखें कि अपने आईसी कोड से शिपमेंट हो तो अपने को अपने अकाउंट में पेमेंट आना चाहिए, राइट। ये रूल आप ध्यान में रखिए, चाहे वो भले थर्ड कंट्री से आए, थर्ड पार्टी से आए, वो प्रॉब्लम बात नहीं है, उसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, लेकिन इट शुड बी कमिंग इनटू योर अकाउंट, ठीक है। क्यों, वरना क्या होगा कि आपका आईसी कोड यूज हो जाएगा और पेनल्टी आपके माथे आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें और फिर आगे कार्य करें। फर्दर क्वेश्चन ये है, what are the famous e-commerce website where Indians can register for online selling in Ukraine and Russia? तो ये कि दोस्तों यहां पर तो बात आती है फर्म रजिस्ट्रेशन की, बेसिकली जो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट होगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ऐसा सजेस्ट कर सकता हूं अच्छा तरीका जिसमें आप क्विकली रजिस्टर कर सकते हो विदाउट द फर्म रजिस्ट्रेशन। और ऐसी इंडिया में भी एक वेबसाइट आपको पता होगा, OLX, ठीक है। तो OLX जैसी वेबसाइट है olx.ua, ठीक है। और एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें है रोजटेका, आई होप कि प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, ROZETKA, राइट। और इसके बारे में और मैं डिटेल में मेरे आर्टिकल में डाल दूंगा, मेक श्योर कि यू डोंट मिस द आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसी वेबसाइट्स पे आप रजिस्टर कर सकते हैं जहां पर आपका फर्म रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे OLX में आप करते हो, राइट। तो यू कैन बाय एंड सेल द स्टफ, सिर्फ आपका बेसिक अपना फोन नंबर और उसे रजिस्टर हो जाता है और वहां से आपको एक मार्केट प्लेस मिल जाता है। तो उसी तरीके से आप जो है यहाँ पर मेरे आर्टिकल में आप देखोगे तो मैंने फर्म रजिस्ट्रेशन के भी वेज बताए हैं, राइट। हालांकि मेरा एक वीडियो भी है जहां पर आप किसी भी कंट्री में फर्म रजिस्ट्रेशन को लेके क्या क्या मुद्दे आपको ध्यान में रखने चाहिए और क्या क्या चीजें पूछनी चाहिए, कहां से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो मैंने आपको दिया है, एम्बेसी वगैरह का इंफॉर्मेशन। तो वो भी आप चेक करिएगा, और खास करके यू मेक श्योर यू रीड द आर्टिकल सो दैट यू विल बी गेटिंग मोर इंफॉर्मेशन। बाकी तो इसमें बहुत ज्यादा स्टडी है, बहुत ज्यादा रिसर्च है, तो आप जब मेरे से कनेक्ट होकर पूछेंगे तो यू विल बी गेटिंग द मोर सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई वी केम बैक टू दिस वर्ल्ड इफ एवरीथिंग वाज बेस्ट एट वैकुंठधाम। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्र में बताया जाता है
कि आपको भगवान के पास पहुंचना है क्योंकि वही आपका घर है, वहीं आप पहले रहते थे। तो ये एक प्रश्न है कि तो फिर हम यहाँ पर क्यों आए? जब भगवान का घर सब बेस्ट था, सारी बेस्ट फैसिलिटी थी, तो यहाँ पर हम क्यों आ गए? तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा आपको। शास्त्र में 3 प्रकार की शक्ति होती है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो हमारा जब ओरिजिनेशन हुआ है, राइट, हम तटस्थ शक्ति में थे, जहां पर हमारी इंटेलिजेंस को ऑप्शन दिया गया था कि आप क्या बनना चाहते हो। क्या आप सीईओ बनना चाहते हो, राइट? एक आप सीईओ कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, राइट? आई मीन टू से कंपनी के मालिक मतलब एक प्रकार के मालिक जो डोमिनेट करते हो, राइट, चीजों को। या फिर आप सेवा करना चाहते हो, दास बनना चाहते हो। तो जो दास बनने वाले लोग थे वो इंटेलिजेंट थे एक्चुअल में, राइट? और हम मूर्ख थे कि हम सीईओ बनने के लिए आ गए यहां पर, राइट? क्योंकि हम जो है चीजों को भोगना चाहते थे, इसलिए हमने चूज किया किसको? बहिरंगा शक्ति को। हम तटस्थ रीजन में थे, तो तटस्थ रीजन में से बहिरंगा को हमने चूज किया। इमीडिएटली यू फॉल इनटू माया, ठीक है? तो ये सारे के सारे लोग माया में है, चाहे ब्रह्मा जी हो, राइट, चाहे स्वर्ग हो, ये सारा चीज है वो माया से बना है, माया के दास। हालांकि माया भी शक्ति भगवान की है, लेकिन बेसिकली दो, क्या या तो हम माया के दास हो सकते हैं या तो हम कृष्ण के दास हो सकते हैं, राइट? तो ये क्या हो गया? माया का दास हो गया, और अल्टीमेटली वो जन्म मृत्यु के साइकिल से जूझ रहा है। हर क्षण लोग दुखी है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, राइट? लोग ये मानते हैं कि यार ये तो टेम्पररी सुख दुख आता रहता है। ऐसा नहीं है, यू कैन बी परमानेंट हैप्पी, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस की लोगों की चाहत ही खत्म होती जा रही है। लेकिन जो ये चीजों को समझेंगे, वो ये चीजों को जानेंगे और वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे आएंगे। और जो अंतरंगा शक्ति है, राइट, अंतरंगा शक्ति इज द वन कि जहां पर आप भगवान के दास हैं। भगवान का दास होना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए दोस्तों, आप क्या सीईओ अपने आप को मानते हो? तो सीईओ भी किसी का दास ही है, राइट? क्या अपने कस्टमर का दास है, राइट? आप अपने कस्टमर जो कह रहे हो इस तरीके से आप डांस करते हो कि नहीं हो? ठीक है, तो जो कस्टमर कह रहा है वैसा आप करने का कोशिश कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या हो? आप कस्टमर के दास हो। सो किसी ना किसी को अपना दास जो है बनना पड़ता है, राइट? कोई मालिक है नहीं, मालिक आपको लगता है लेकिन कोई मालिक नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, भगवान यही कह रहे हो कि आप सबके दास बनते घूमते हो, राइट? तो बेहतर यह है कि आप मेरी सेवा करो, राइट? तो क्या होता, क्या है दोस्तों, कोई चीज आपको दूर से अच्छी लगती है, आप उसको करीब जाते हो तो आपको पता लगता है ये चीज बेकार है, राइट? आप टाइम वेस्ट कर देते हो। ऐसा लाइफ में आपको बहुत सारा बार हुआ होगा, यार ये चीज बहुत बढ़िया लग रही है, बढ़िया लगी, जैसे आप करीब गए वो चीजों में अच्छा आपको नहीं लगा। लेकिन भगवान के पास क्या होगा? दूर से आपको भगवान शायद इतने अच्छे नहीं लगेंगे, राइट? और अच्छे नहीं लगे इसलिए तो हम यहां पर आ गए, वरना तो हम वैकुंठ धाम में होते। तो अब हमको करना क्या है? भगवान से करीब जाने का कोशिश करना है। जैसे हम करीब जाते हैं वैसे भगवान हमको ज्यादा अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने रहते हैं, हमारा प्रेम बढ़ता रहता है। तो एक बार आपने सभी का सेवा करने का कोशिश किया, अपने घर पे सबको, बाहर को, एक बार आप भगवान का दास बनने का सोचिए। भगवत गीता को पढ़िए, आप जो है हमारी वैदिक सिस्टम है उनको पढ़िए, जानिए, समझिए, तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें क्या है, सिस्टम क्या है। एक सच्चा सनातन धर्मी हर धर्म को रिस्पेक्ट करेगा, हर धर्म वाले को सम्मान देगा, वो कभी भी अपनी नेगेटिव कट्टरता नहीं फैलाएगा। वो सच्चा सनातन धर्मी है, क्योंकि सनातन धर्म ही एक्चुअल में ऐसा धर्म है जो हम सभी धर्म को कंबाइन, मिलजुलने का, रहने का अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है? तो वी शुड बी रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ रिलीजन, वी शुड बी रिस्पेक्टिंग एवरीबडी। और सबको मैं कहता हूं कि आप अपने रिलीजन को स्टडी करिए, जो भी रिलीजन में आप हो आप उसको डीपली स्टडी करिए, और भगवान के करीब जाने का अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए। क्योंकि सच्चा रिलीजन यही है जो भगवान से प्रेम करना सिखाया आपको। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।